911, what's your emergency? Hello. Hello, police. Please. Police, help me. There is a man in the house with a car. आफ्टर 15 मिनट पुलिस कॉल लोकेशन पर पहुंच जाती है। वो घर होता है इंग्लैंड के मशहूर कमेंटेटर एंड स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट जॉन हंट का। जब पुलिस घर में दाखिल होती है तो वो देखती है कि जॉन हंट की वाइफ और उसकी दोनों बेटियां खूब वहाँ पड़ी हुई। किसी ने उनका पूरी तरह तशद्दुद के बाद कर दिया। जब वो चेक करते हैं तो एक बेटी जिंदा होती है। उसको फौरन हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। तो जो हकाइक आगे आते हैं सुनने वालों की रूह कांप जाती है। बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं। वो शख्स कौन था? क्या दुश्मनी थी उनके साथ? दुश्मनी थी या कोई और था? इनके साथ ऐसा क्यों किया? पुलिस ने उसको अरेस्ट किया या नहीं? पुलिस को कॉल करने से पहले हैना ने किसको मैसेज किया था? इन सब सवालों के जवाब आपको इस स्टोरी में देंगे। लेकिन इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी केसेस आप तक पहुंच सकें। वेलकम टू द शो। माय नेम इज़ चौधरी उमर। यू आर वाचिंग द टेरिफाइंग केस ऑफ BBC फैमिली, इंग्लैंड, बुशे, हर्टफोर्डशायर। ऐसा घर था जो हमेशा खुशियों से भरा रहता था। वो एक कंप्लीट फैमिली थी। पूरे इलाके में वो एक वेल नोन फैमिली के नाम से जाने जाते थे। उनके घर का माहौल बहुत खुशगवार था। वो घर था जॉन हंट का, जो BBC स्पोर्ट्स कमेंटेटर और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर थे। उनकी वाइफ कैरोल 60 साल की थी। वो अपने हस्बैंड को बहुत सपोर्ट करती थी। जॉन हंट की एज 60 साल थी। लविंग फैमिली के नाम से जाने जाते थे। उनकी एक वाइफ और 3 बेटियां थीं। उनके नेबर्स बताते हैं कि वो बहुत लविंग फैमिली थी। उनकी वाइफ कैरोल हंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, बहुत लविंग थी। कहते हैं कि उनके हस्बैंड जिस मकाम पे थे वो उनकी वाइफ की वजह से ही थे। वो एक घरेलू खातून थी और अपने हस्बैंड को बहुत सपोर्ट करती थी। उनकी 3 बेटियां हैं, एमी हंट, लूसी हंट, हैना हंट। एमी हंट सबसे बड़ी है। उनकी एज है 31 ईयर ओल्ड। उनसे छोटी बहन हैना है। हैना की एज 28 ईयर्स ओल्ड होती है। वो एस्थेटिक और ब्यूटी इंडस्ट्री में काम करती हैं और बहुत मेहनती, समझदार और दिलेर लड़की थी। बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग थी। उन तीनों बहनों का आपस में बहुत प्यार था। उससे छोटी बहन का नाम, जो सबसे छोटी और सबसे लाडली थी, उसका नाम लूसी हंट था। उसकी एज 18 साल थी और वो डॉग ग्रूमिंग का काम करती थी। ये फैमिली, हस्बैंड, वाइफ और तीनों बेटियां बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी लविंग फैमिली है, जो आपस में इतने प्यार से रहते हैं, माशरे में इतनी इज्जत है, इनको नहीं पता था कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। इनकी लाइफ कुछ वक्त में बदलने वाली है। फादर एक अच्छे लेवल पर जॉब करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ है इनकी लाइफ में जो इनकी लाइफ बदलने वाली थी। 9 जुलाई 2024 शाम 7 बजे हैना हंट 999 पर इमरजेंसी कॉल करती हैं। What's your emergency? Hello. Hello, police. Please. Police, help me. There is a man in the house with a car. कॉल कट जाती है। 15 मिनट के बाद पुलिस उस घर के बाहर पहुंच जाती है और वो घर होता है जॉन हंट का। पुलिस जब घर के अंदर दाखिल होती है तो वो मंजर देखकर रूह कांप जाती है। जॉन हंट की वाइफ कैरोल हंट ज़मीन पर पड़ी होती हैं। उनके ऊपर किसी ने लगातार
बार बार छुरियों के वार करके दिया होता है। और उनकी छोटी बेटी लूसी हंट उसको टेप से चेयर के साथ बांधा होता है और उसके ऊपर क्रॉसबो से बार बार फायर किए गए होते हैं। दूसरी बेटी हैना हंट वो बेहिस्सो हरकत ज़मीन पर पड़ी होती हैं। जब उन्हें चेक किया जाता है तो पता लगता है कि वो जिंदा हैं और उन्हें फ़ौरन देर किए बगैर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और घर के अंदर पूरी तरह पेट्रोल छिड़का जाता है। लेकिन शायद किलर पुलिस के आने की वजह से भाग जाता है। अब पुलिस ये सोच रही होती है कि ये किस शख्स का काम है और एमिली हंट और उसके फादर और हैना का बॉयफ्रेंड भी वहाँ मौके पे पहुँच जाता है। ये सब कुछ देखकर एमी और जॉन हंट सकते में आ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ये किस शख्स का काम है। उनकी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। इसी दौरान पुलिस को यह भी पता लगता है कि हैना ने 999 से पहले किसी को मैसेज किया था। वो हैना का बॉयफ्रेंड होता है। वो बॉयफ्रेंड पुलिस को बताता है कि हैना ने उसे भी मदद के लिए मैसेज किया था। जब सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती हैं तो देखा जाता है कि एक शख्स 3 फीट बड़ा क्रॉसबो लिए गाड़ी की तरफ जा रहा है और जब पुलिस चेक करती है तो पुलिस के सामने उस शख्स का डेटा आ जाता है। ये शख्स था काइल क्लिफर्ड, 26 ईयर ओल्ड एक्स आर्मी ऑफिसर। सवाल ये पैदा होता है कि इस शख्स का इनके साथ क्या ताल्लुक़ था, काइल की इनके साथ क्या दुश्मनी थी, उसने इतनी बुरी तरह इनको क्यों मारा। अब जो इस स्टोरी में आगे होने वाला है वो आपके वहमो गुमान में भी नहीं हो। वो सुनकर एक बार आप हैरान हो जाएंगे। काइल का डेटा चेक किया जाता है तो पुलिस को पता लगता है कि इसका बड़ा भाई ब्रैडली ऑलरेडी मर्डर के केस में जेल में है। साइकोलॉजी के मुताबिक जिस शख्स की परवरिश ऐसे माहौल में हुई हो उसके लिए क्राइम एक नॉर्मल चीज़ है। पुलिस इंग्लैंड में सबसे बड़ा मैन हंट स्टार्ट करती है। जगह जगह उसे तलाश करना स्टार्ट कर देती है और लोगों को ये तलकीन की जाती है कि वो एहतियात करें। अगर कोई शख्स क्रॉसबो हाथ में लिए उनको नज़र आए तो फ़ौरन इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें और अपनी एहतियात करें। 24 घंटे के अंदर पुलिस को काइल की लोकेशन पता लग जाती है। वो एक कब्रिस्तान में छुपा होता है। जब पुलिस उसे अरेस्ट करने वहाँ पहुँचती है तो काइल ऐसा कुछ करता है कि पुलिस हैरान रह जाती है और आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि उसने ऐसा क्या किया। यहाँ पर एक ऐसा आयरॉनिक ट्विस्ट आता है कि जो शख्स 3 जिंदगियाँ ख़त्म करने आया था वो अपनी ज़िंदगी की ही हरकत ख़त्म कर बैठता। जब पुलिस उसके करीब जाती है तो वो उसी क्रॉसबो से अपने ऊपर फायर कर लेता है और वो उसके पेट से थोड़ा नीचे लगता है और पुलिस उसे फ़ौरन दबोच लेती है और फ़ौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कहते हैं ना कि कुछ गुनाहों की सज़ा मरने के बाद तो मिलेगी, ज़िंदगी में भी लाजमी मिलेगी। ये उसकी सज़ा थी कि उसकी जान तो बच जाती है लेकिन उसका नीचे वाला हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। वो कभी ज़िंदगी में चल फिर नहीं सकेगा। अब पुलिस उससे इंटेरोगेशन स्टार्ट करती है और वो बड़े मुतमईन होकर बैठा होता है। उसको अपनी गलती पर कोई रिग्रेट नहीं होता। पुलिस उससे क्वेश्चंस करती है और वो आंसर दे रहा होता है और वो एक्सेप्ट करता है कि ये सब उसी ने किया है। और पुलिस उससे लूसी के साथ ज्यादती के बारे में पूछती है लेकिन वो इनकार कर देता है। और जब पुलिस उससे इस सब की वजह पूछती है, जो रीज़न वो पुलिस को बताता है वो हैरान कर देने वाली थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई मोहब्बत करने वाला ऐसा कर सकता है। अब वो पुलिस को बताता है कि लूसी हंट उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये शख्स लूसी हंट का एक्स बॉयफ्रेंड था। 24 जून 2024 इनका ब्रेकअप हो जाता है। लूसी मैच्योरली उससे सेपरेट हो जाती है और उसको टेक्स्ट करती है कि हम अब कभी नहीं मिलेंगे, तुम खुश रहो। और लूसी इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि काइल की सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान ना पहुंचे, वो कुछ गलत फील ना करे। इसीलिए वो बहुत अच्छे तरीके से सेपरेट होती है
और उसे यहाँ तक कहती है कि 1 साल हमारा बहुत मोहब्बत भरा गुजरा, लेकिन मैं अभी माइनर हूँ, इसलिए मैं अपना रिलेशन आगे नहीं लेके चल सकती। अब आप लोगों के जहन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि एक शख्स मोहब्बत करता था, लेकिन उसने फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड को ख़त्म कर दिया और साथ उसकी फैमिली को भी इतनी बेदर्दी के साथ। क्या ये साइको था? क्योंकि नॉर्मल इंसान तो इस तरह का वहशियाना काम नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट इस केस को यूं ब्रीफ करते हैं कि वो इस केस में रिजेक्शन सेंसिटिविटी और नार्सिसिस्टिक रेज देखते हैं। काइल के लिए लूसी का अलग होना उसकी सेल्फ वर्थ पर हमला था। उसने सोचा अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी की भी नहीं होगी। ये उसकी फीलिंग पर काबू पाने का एक बयान, एक तरीका था खुद को पावरफुल महसूस कराना है। क्रॉसबो जैसा हथियार इस बात की निशानी है कि वो ये सब कुछ दूर से करना चाहता था। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो पास जाके सब कुछ करे, बिकॉज ही वॉज कवर्ड। पुलिस काइल को कोर्ट में पेश करती है और कैम्ब्रिज क्राउन कोर्ट में इस केस के सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। काइल सब कुछ एक्सेप्ट करता है, लेकिन अटेम्प्ट नहीं एक्सेप्ट करता। वो कहता है मैंने नहीं किया और वो झूठ बोल रहा होता है। ये आखिर तक एक कंट्रोल फ्रीक था, एक ऐसा इल्ज़ाम जिसे मानना उसे अपनी औकात से गिरना लगता था। ना मानकर उसने आखिरी बार भी यही सोचने पर मजबूर किया कि वो अब भी कंट्रोलर है। 11 मार्च 2025 जब कोर्ट ने इस केस का फैसला सुनाया, लेकिन काइल ने कोर्ट में पेश होने से इनकार कर दिया। इस केस के बारे में जो फैसले हुए वो वहाँ के ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स से वेरीफाइड है, आप भी वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। जज जोएल बिनाथन ने काइल को इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की अलग-अलग सज़ा सुनाई। इसका मतलब ये है कि उसे पूरी ज़िंदगी कोई पेरोल नहीं मिलेगा और वो पूरी ज़िंदगी, वो पूरी लाइफ जेल में गुजारेगा। और काइल पररूसी साबित भी हो गया, उसे उस केस में 20 साल की सज़ा हुई जो वो अपनी सज़ा के साथ पूरी करेगा। जज जोएल ने उसे बुज़दिलाना और वहशियाना हमलों का मुजरिम करार दिया। उन्होंने इस हमले को प्लांटेड और सोचा समझा करार दिया। और इस इंसिडेंट के 1 साल बाद जॉन हंट ने अपनी खामोशी तोड़ी। उन्होंने पहले इंटरव्यू में जो बातें कहीं वो दिल दिला देने वाली थी। जॉन हंट ने विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट में काइल क्लिफर्ड को मुखातिब करते हुए कहा, तुमने 3 खूबसूरत मॉकिंग बर्ड्स को कत्ल किया। जहन्नुम तुम्हारे लिए सुर्ख कालीन बिछा देगा और तुम्हारी मौत के दिन कोई रिहाई नहीं मिलेगी। उन्होंने बीवी का रोल की हमदर्दी में आना की बहादुरी और लोइस की हिम्मत की तारीफ की। एमी ने काइल को वहशी मॉन्स्टर कहा। काइल को तो सज़ा हो गई, लेकिन जॉन हंट ने एक ही दिन में अपनी बीवी और 2 बेटियों को खो दिया। काइल को तो सज़ा हो गई, इंसाफ भी मिल गया, लेकिन जॉन हंट ने एक ही दिन में अपनी बीवी और अपनी 2 बेटियों को खो दिया। और एमी जो बच जाती है वो भी ये सोचती होगी कि मैं क्यों बची। लेकिन जॉन हंट एक जिंदा दिल इंसान है। वो कहते हैं कि मैं डेली अपनी दोनों बेटियों और अपनी बीवी से बात करता हूँ। उनकी मोहब्बत ने ही मुझे ज़िंदा रखा हुआ है। ये मेरी बड़ी बेटी एमी ही है जिसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी क्वेश्चनरी टेल है जो रिश्तों को टूटने, जहनी सेहत और इस खतरे के बारे में है जो हम में बहुत से लोग अपने घर के अंदर भुला बैठे हैं। कभी कभी भी प्यार कभी भी कंट्रोल या खौफ का नाम नहीं होता। अगर ऐसा है तो वो प्यार नहीं, वो जहर है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ होता है तो उसकी आवाज़ उठाइए। एनफ इज़ एनफ, ये 3 वर्ड्स कहने में कोई हर्ज नहीं। अब मुझे कमेंट में बताइएगा कि विक्टिम्स को इंसाफ मिल गया। आप इस केस के बारे में क्या कहेंगे? मुझे अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे केसेस को शेयर करें, लाइक करें ताकि हर किसी के पास ये केस पहुंच सके।